हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th plus English literature ASTET previous year questions in detail, and it will be helpful for your ASTET exam. So first question है, which of the following is not a comedy by William Shakespeare? कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कॉमेडी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन नंबर बी है टेमिंग ऑफ द श्रू, ऑप्शन नंबर सी है एज यू लाइक इट, और ऑप्शन नंबर डी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये जो कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी की जो 3 कॉमेडीज़ हैं, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, टेमिंग ऑफ द श्रू और एज यू लाइक इट, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। सो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2013? कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से 2013 में नोबेल प्राइज़ साहित्य का, लिटरेचर का किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए है डोरिस लेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है हरोल्ड पिंटर, ऑप्शन नंबर सी है एलाइस मुनरो और ऑप्शन नंबर डी है टॉनी मॉरिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलाइस मुनरो। कि 2013 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसने जीता था? एलाइस मुनरो ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ अ रोमांटिक पोइट एडवोकेटेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट? कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं एक कौन है, वो रोमांटिक पोइट थे, ठीक है, वो रोमांटिक पोइट थे। एडवोकेटेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एडवोकेटेड क्या होता है कि हिमायत करना या फिर रेकमेंड, प्रेस्क्राइब या फिर स्टैंड अप फॉर, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो एडवोकेटेड क्या होता है? रेकमेंड करना, कि उन्होंने किस टाइप की पोएम्स या फिर अपने जो वर्क है वो किस टाइप से उन्होंने लिखे थे। लास्ट में क्या पूछा है? द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है कि के अलावा, ठीक है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चंस इस तरह के, उसमें क्या लिखा आ जाए? एक तो एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, एक आ जाए लिस्ट LEAST और एक आ जाए नॉट, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस में जो ये तीनों हैं इनका जो मीनिंग होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि इसके अलावा, मतलब इन तीनों का मीनिंग नॉट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्ज़ाम में तो आपको इनका ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉट पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो इससे हमें क्या है कि नॉट पूछा गया है कि इनमें से उन्होंने कौन सी एडवोकेटेड नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए है द यूजिंग ऑफ एवरीडे लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, कि इन्होंने क्या किया था कि अपने वर्क के अंदर, अपने पोएम्स के अंदर एवरीडे मतलब कि हर रोज़ जो बोलने वाली जो भाषा है, जो वो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो कि सामान्य लोगों के द्वारा बोली जाती है, उनका यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर बी है द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है कि शक्तिशाली भावनाओं का सहज अतिप्रवाह। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का मीनिंग होता है शक्तिशाली भावनाओं का सहज अतिप्रवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ एज सब्जेक्ट मैटर। हम्बल और रस्टिक क्या होता है? विनम्र और देहाती जीवन की, उनके बारे में उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट मैटर रखा था उनसे रिलेटेड रखा था। और ऑप्शन नंबर डी है एलिगेंट वर्डिंग्स एंड इन्फ्लेटेड फिगर ऑफ स्पीच। एलिगेंट क्या होता है? एलिगेंट वर्डिंग्स क्या होता है कि सुंदर जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना, और इन्फ्लेटेड फिगर ऑफ स्पीच है कि जैसे कि ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना अपने वर्क के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो एक ऐसे पोइट थे कि उन्होंने शुरुआत की थी इस चीज़ की कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है, जो बोली है, उनका वो मतलब कि आसान भाषा का यूज़ करें अपने वर्क के अंदर, अपने पोएम्स के अंदर।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा कि इसको छोड़कर, मतलब ऑप्शन नंबर डी के अलावा उन्होंने अपने जो सारे के सारे वर्क थे उसके अंदर इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि इन्होंने एलिगेंट वर्डिंग्स और इन्फ्लेटेड फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकी इज़ द पेन नेम ऑफ, कि जो साकी है वो किसका नेम है, अदर नेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, ऑप्शन नंबर बी है एनिस जंग, ऑप्शन नंबर सी है विलियम सोमरसेट मागोम और ऑप्शन नंबर डी है हेक्टर ह्यूग मुनरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर ह्यूग मुनरो। तो उनका क्या है कि ये साकी अदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी एक टाइप की एक लाइन है, कुछ इसमें यूज़ किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है शैलेज स्काईलार्क, ऑप्शन नंबर बी है कीट्स एंडीमियन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड और ऑप्शन नंबर डी है कॉलरिज एंशिएंट मार्नर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कीट्स एंडीमियन। कि जो कीट्स एंडीमियन है, एंडीमियन पोएम का नाम है, किसने लिखी थी वो, जॉन कीट्स ने लिखी थी। और एक लाइन है उसके अंदर जो जहाँ से वो स्टार्ट होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इसकी एक यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है ये, तो वहाँ से ये ली गई है। जॉन कीट्स की एंडीमियन एक पोएम है, वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर नो मोर इज़ आ पोएम ऑफ, कि एक पोएम है, पोएम का नाम क्या है, फियर नो मोर, कि ये किसने लिखी थी, किसकी पोएम है ये। ऑप्शन नंबर ए है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम शेक्सपियर और ऑप्शन नंबर डी है W.B. येट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। कि फियर नो मोर किसकी पोएम है, विलियम शेक्सपियर की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू, कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सी ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए है स्काईलार्क इज रिटन बाय कीट्स, ऑप्शन नंबर बी है वेस्ट विंड इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है ऑड ऑन इमोरलिटी इज रिटन बाय कॉलरिज और ऑप्शन नंबर डी है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय मिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि पैराडाइज लॉस्ट एक वर्क है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा वो लिखा गया है। बाकी ये जो मैच कर रखे हैं ए बी और सी ऑप्शंस में, ये सब रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और आइडिया इज स्टेट अगेंस्ट अनदर टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज सैड इज कॉल्ड, कि इसके अंदर क्या पूछा गया है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच कि इसके अंदर विच वन वर्ड, एक वर्ड या फिर एक आइडिया कोई भी हो, तो सेट अगेंस्ट अनदर, मतलब कि जो दूसरे टाइप का जो आइडिया है या फिर दूसरे टाइप का जो वर्ड है उसके सामने, वो उसके अगेंस्ट हो, मतलब उसके अपोजिट हो। ठीक है, तो एक दूसरे का क्या है कि वो मतलब इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, वो एक दूसरे का वो जो विपरीत प्रभाव हो वो दिखाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है एंटीथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है एपिग्राम और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीमोरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, विलोम। ठीक है, विलोम या फिर विपरीत, कि एक दूसरे के जो अपोजिट यूज़ होता है उसमें फिगर ऑफ स्पीच में, एक स्टेट या फिर एक आइडिया एक दूसरे के अपोजिट यूज़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस या फिर विलोम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि इसके अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच दी गई हैं, तो उनमें से ये किसका एग्जाम्पल है। लाइन क्या लिखी गई है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि एक बच्चा है वो एक फादर है एक मैन का, मतलब एक आदमी का पिता है एक बच्चा। लेकिन ये तो बात कुछ सही नहीं लग रही। तो ऑप्शन नंबर ए है पन, ऑप्शन नंबर बी है एपिग्राम, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीमोरन
और ऑप्शन नंबर डी है एंटीथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राम। एपिग्राम का क्या मीन्स होता है, उसको जॉक भी बोल सकते हैं कि चुटकुला तरह का होता है, जो चुटकुला टाइप का। इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है एपिग्राम की वो क्या है कि a pithy saying और remark expressing an idea in a clever and amusing way, कि या तो फिर कोई भी लाइन या फिर कोई भी आइडिया क्लेवर मतलब कि चालाकी टाइप से लिखा गया हो, या फिर अम्यूजिंग, अम्यूजिंग की मतलब बेतुका सा जो लगता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, कि जिसको देख के कुछ, जिसको पढ़ के कुछ हंसी आए, ठीक है, तो चुटकुले टाइप का लगता है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट मारिनर वॉज रिटन बाय। एंशिएंट मारिनर एक वर्क है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है एस.टी. कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउनिंग और ऑप्शन नंबर डी है एस.डी. थॉरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एस.टी. कॉलरिज की जो एंशिएंट मारिनर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। सो गाइज, इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है। और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।